खेड़ा में अल्पसंख्यक अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह प्रधानमंत्री पर हमलावर रहे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो कांग्रेस की जनसभाओं में आरोप लगाते हैं कि भाजपा और उनकी सरकारें इतिहास और भूगोल बदलने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पद देश का सर्वोच्च पद होता है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझकर ही बात करनी चाहिए और देश की दिक्कतों को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। फिलीपींस में हेयान तूफान की वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा 10,000 के पार जाने की आशंका जताई जा रही है। तूफान के दौरान 320 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चली और जहां से भी ये हवा गुजरी वहां सब कुछ तबाह करती चली गई। अभी नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है, हालांकि राहत का काम तेजी से जारी है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। हेयान नाम के इस तूफान का कहर फिलीपींस के टेक्लोबान शहर में कई घंटों तक बरपा। कई इमारतें और घर पेड़ पत्तियों की तरह उड़ने लगे और तबाही का ऐसा मंजर पसरा जिसने हजारों लोगों की जीवन लीला को खत्म कर दिया। हेयान तूफान के दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे, लेकिन मौत उनका पीछा करती रही। बताया जा रहा है कि इस इलाके को कैटेगरी 5 के सुपर तूफान से घटाकर कैटेगरी 4 में रखा गया था, लेकिन इसकी आशंका जताई जा रही थी कि तूफान बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। हेयान तूफान ने लीते और सामर इलाके में भी जमकर तबाही मचाई। यहाँ समुद्र में 15 से 20 फीट ऊंची लहरें उठी। तूफान के बाद लगातार बारिश की वजह से लोगों को अब बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। इस भयंकर तूफान से सड़कें बह गई और बिजली टेलीफोन की सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। आखिरकार कांग्रेस पार्टी की मन्नत पूरी हो गई। चुनाव आयोग ने 11 नवंबर से 4 दिसंबर तक एग्जिट और ओपिनियन पोल पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में 4 दिसंबर तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये प्रतिबंध छत्तीसगढ़ में होने वाले मतदान के पहले चरण 11 नवंबर से लागू होगा। इसके अलावा आयोग ने राज्यों में मतदान के 48 घंटे पहले किसी भी तरह के ओपिनियन पोल के परिणाम के प्रकाशन पर भी रोक लगा दी है। इस संदर्भ में आयोग ने अपना आदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और दिल्ली के मुख्य चुनाव कार्यालयों को भेज दिया है। चुनाव आयोग की ये रोक 11 नवंबर सुबह 7:30 बजे से 4 दिसंबर शाम 5:30 बजे तक रहेगी। इस दौरान चैनलों को मतदान के बाद मतदाताओं के साक्षात्कार प्रकाशित करने पर भी रोक लगा दी गई है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। दरअसल नरेंद्र मोदी के विवादित बयान खूनी पंजे को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत को भेजे गए पत्र में कांग्रेस ने असंयमित, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मोदी को आड़े हाथों लिया। इसमें कहा गया कि कांग्रेस से चुनाव चिन्ह को खूनी पंजा और जालिम हाथ बताकर मोदी ने आयोग के लिए भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसमें आयोग द्वारा आवंटित चुनाव चिन्ह का जिक्र है। इससे पहले मोदी ने डोंगरगढ़ की रैली में कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के ऊपर किसी खूनी पंजे का साया न पड़े तो आप सभी कमर का बटन दबाना और छत्तीसगढ़ को खूनी पंजे से बचाना। अब कांग्रेस ने डोंगरगढ़ में दिए गए नरेंद्र मोदी के इस बयान की एक डीवीडी और अखबार में छपी खबर की कतरन को चुनाव आयोग के पास भेजा है। साथ ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कांग्रेस के लिए चुनौती बताया है। अब तक कांग्रेस के नेता कम से कम कैमरे पर नरेंद्र मोदी को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन रविवार को पणजी में एक कार्यक्रम के दौरान चिदम्बरम ने कहा कि एक सियासी दल के तौर पर हम मानते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए चुनौती है, हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उन्हें मुख्य विपक्षी दल ने पीएम पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है, हमें इसका ध्यान रखना होगा। इससे पहले 8 अक्टूबर को एक विदेशी समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में भी चिदम्बरम ने माना था कि शहरी नौजवानों में नरेंद्र मोदी का क्रेज है। अब पणजी में उन्होंने नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के लिए चुनौती करार दिया है। हालांकि चिदम्बरम ने इस बात को भी कहा कि नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में महज चुनावी वादे ही करते हैं, वो किसी बड़े मसले पर कुछ नहीं बोलते। बहुजन समाज पार्टी की अहम बैठक लखनऊ के पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक को खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को कड़े निर्देश दिए। 3 महीने से यूपी की सियासत से दूर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सभी जोनल कोऑर्डिनेटर्स और बड़े नेताओं के साथ पार्टी के कामकाज की समीक्षा की।
बीएसपी की अहम बैठक लखनऊ पार्टी मुख्यालय पर आयोजित की गई। साथ ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के नेताओं को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरान जोनल कोऑर्डिनेटरों को पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनने, उनकी समस्याओं को दूर करने और संगठन को मजबूत करने के लिए उपाय भी सुझाने की जिम्मेदारी दी गई। मायावती ने पार्टी दफ्तर में अपने सभी जोनल कोऑर्डिनेटरों की बैठक बुलाकर उनके अब तक के कामकाज की समीक्षा रिपोर्ट भी मांगी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मायावती के अलावा कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरान मायावती ने सभी जोनल कोऑर्डिनेटरों सहित बैठक में मौजूद नेताओं को अनुशासन, एकजुटता और पार्टी को दोबारा मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाने की नसीहत दी है। साथ ही बूथ लेवल पर कमेटियों को मजबूत करने का सख्त निर्देश भी दिया और ये भी कहा कि कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही पार्टी के नेताओं को जीत का गुरु मंत्र भी दिया है और ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव बीएसपी के लिए बेहद अहम है। इतना ही नहीं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को साफ तौर पर यूथ स्तर पर बूथ कमेटियों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं ताकि बीएसपी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करे और केंद्र की सत्ता की चाबी बीएसपी के हाथ लगे। मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में हुई सांप्रदायिक दंगों की घटनाओं के मद्देनजर रैपिड एक्शन फोर्स ने अपने फोर्स के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का फैसला लिया, जिसका उद्घाटन करने के लिए देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे मेरठ पहुंचे। ये एकेडमी खासकर मुजफ्फरनगर दंगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस संस्थान में सिखाया जाएगा कि सांप्रदायिक घटनाओं से और दंगों से कैसे निपटा जाए, कैसे इस तरह के दंगों पर काबू पाया जाए, किस तरह से दंगाइयों की भीड़ पर काबू पाया जाए। हाल ही में मुजफ्फरनगर सहित प्रदेश के कई जिलों में सांप्रदायिक घटना हुई थी, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इस एकेडमी में लोक व्यवस्था, दंगा नियंत्रण, भीड़ नियंत्रण, संयुक्त राष्ट्र में जाने वाली टुकड़ियों को ट्रेनिंग जैसी चुनौती की पूर्ण ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्य अतिथि सुशील कुमार शिंदे के समक्ष आरएएफ कैसे राहत कार्य में मदद करती है, उसका भी सजीव प्रदर्शन किया गया। दंगों और आपदाओं में कैसे लोगों को मदद करती है, इसकी झांकियां भी दिखाई गई। गृह मंत्री ने उद्घाटन के बाद न केवल आरएएफ की प्रशंसा की, बल्कि इस महत्वाकांक्षी योजना में हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर ने हेलीपैड पर लैंड किया, हेलीकॉप्टर का पिछला पहिया मिट्टी में धंस गया। इस घटना से जहां कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन पर की गई सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खुल गई। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव आज नई मंडी में युवाओं को जोश भरने पहुंचे और वहीं युवाओं को 2014 चुनाव के लिए जोश भरा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव नवीन मंडी स्थल पर जिला स्तरीय युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री कृष्ण यादव, सांसद प्रेमदास कठेरिया, विधायक सदर रघुराज साग, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव और अररिया जिले के विधायक प्रदीप यादव और सभी जिले के पार्टी पदाधिकारी मंच पर विराजमान थे। वहीं सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी इटावा में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे और कुछ समय रुकने के बाद वापस हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। मंच पर विराजमान कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव को चांदी का मुकुट माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव को गदा और तलवार भी भेंट की गई। शिवपाल यादव ने मोदी के गाय वाले बयान पर कहा कि मेरे यहाँ बहुत सारी गाय बंधी है, मुझे पता नहीं उत्तर प्रदेश जनता मोदी को नहीं जानती। हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और तीसरी मोर्चा बड़ी शक्ति को बनकर उभरेगा। अब देखने वाली बात होती है इन युवाओं का पार्टी पर कितना असर पड़ता है। हालांकि उत्तराखंड गठन के बाद राज्य में मूलभूत खेल की सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाई है, लेकिन अब सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए और कदम आगे बढ़ाने जा रही है। इस कड़ी में राज्य स्तरीय अर्जुन अवार्ड की तर्ज पर एक नया पुरस्कार शुरू किया जाएगा। जी हां, उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार अगले साल से अर्जुन पुरस्कार की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय पुरस्कार शुरू करने जा रही है। खेल सचिव डॉक्टर अजय प्रद्योत का कहना है कि इसके तहत ब्लेजर और नगद राशि दी जाएगी। उनके मुताबिक जो खिलाड़ी खेल रत्न से छूट गए हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका होगा। वहीं खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल का कहना है कि राज्य स्तरीय पुरस्कार से खेलों को प्रोत्साहन मिलेगा। उनके मुताबिक महिला खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड शुरू करने की योजना है। हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू किया जो हम प्रतिवर्ष देंगे। तो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जो मीटिंग हुई थी माननीय मंत्री जी के स्तर पे, उसमें हमने ये भी निर्णय लिया है कि जैसे भारत सरकार पे अर्जुन अवार्ड का एक दिया जाता है स्कीम, जो कि खेल रत्न से नीचे का होता है, वो हम अगले साल से शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस बार पहली बार देवभूमि द्रोणाचार्य और खेल रत्न पुरस्कार दिया था। ये अच्छी बात है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ और पुरस्कार शुरू किए जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि खेलों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास तेज किए जाने चाहिए।
सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल द्वारा आयोजित एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने दावा किया है कि सूबे में प्रधानमंत्री पद के भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का कोई प्रभाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में नेताजी आज हरदोई में थे और सपा के राष्ट्रीय महासचिव नरेश अग्रवाल के निजी कार्यक्रम में शिरकत करने हरदोई के GIC ग्राउंड में पत्रकारों से रूबरू थे। मुलायम सिंह बेनी बाबू को भी कोसते नजर आए। उन्होंने कहा कि बेनी अपनी सीट बचा ले और फिर दूसरे के बारे में बोले। उन्होंने देश को सांप्रदायिक शक्तियों से बचाने की बात दोहराई। मुलायम सिंह ने तीसरे मोर्चे की तारीफ की और कहा कि केंद्र में आगामी सरकार तीसरे मोर्चे की ही बनेगी। आगरा में आज ताजमहल का दीदार करने पहुंचे कुवैत के प्रधानमंत्री जुबैर अल मुबारक अल हमद अल सुबह। इस मौके पर जब तक प्रधानमंत्री ताज के अंदर रहे तब तक अन्य पर्यटकों के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी। आगरा में आज सुबह ताज का दीदार करने पहुंचे कुवैत के प्रधानमंत्री। उनके आने पर ताजमहल सुबह से अन्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। कुवैत के प्रधानमंत्री जुबैर अल मुबारक अल हमद अल सुबह के आने पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। कुवैत के प्रधानमंत्री 10 बजे आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर पहुंचे और वहां से काली गाड़ी में बैठ ताजमहल के निकट शिल्पग्राम पहुंचे। वहां से बैटरी चालित गाड़ी में बैठकर ताजमहल पहुंचे। वहां ताजमहल के अंदर रुककर 1 घंटे ताजमहल का दीदार किया और ताजमहल की खूबसूरती को देखकर वह काफी मंत्रमुग्ध नजर आए। कुवैत के प्रधानमंत्री ताज के अंदर 1 घंटे रहे। वहीं आगरा के पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी थी। भारत नेपाल सीमा से लगे बनबसा आर्मी कैंट एरिया में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया गया। 17 नवंबर तक चलने वाले भर्ती मेले में पहले दिन पिथौरागढ़ जनपद के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। कुमाऊं के 5 जनपदों के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित इस भर्ती रैली में लगभग 25 से 30 हजार अभ्यर्थियों के आने की संभावना है। पिथौरागढ़ सेना भर्ती कार्यालय द्वारा आयोजित इस भर्ती मेले में सैनिक, GD, सैनिक, क्लर्क, तकनीकी, नर्सिंग सहायक और स्टोर कीपर के आर्मी पदों पर कुमाऊं के नौजवानों को भर्ती होने का मौका मिलेगा। इस बार सेना द्वारा आयोजित इस भर्ती मेले में पूरे मैदान में जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि भर्ती के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके। आगरा में जूता फैक्ट्री मेट्रो एंड मेट्रो के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे चारों ओर हड़कंप मच गया। आगरा के जूता फैक्ट्री मेट्रो एंड मेट्रो के गोदाम में लगी भीषण आग से देखते ही देखते ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। सूचना पर करीब 1 दर्जन दमकल गाड़ियां पहुंची। आग को बुझाने में लगे दमकल कर्मी जब आग बुझाने के लिए छत पर चढ़े तो दीवार गिर गई। दीवार गिरने से 5 दमकल कर्मी और कुछ फैक्ट्री के मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आग पर काबू पाने के लिए सेना के जवानों की भी मदद ली गई। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन गोदाम में हुई क्षति के कारण गोदाम मालिक की सदमे में मौत हो गई। SSB की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड के रानीखेत से चला सशस्त्र सीमा बल के 31 सदस्यीय टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। 6 नौका और 31 सदस्यीय जवानों का दल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को उत्तराखंड के रानीखेत से जलमार्ग द्वारा काली नदी, शारदा नदी, घाघरा होकर सरयू नदी के रास्ते अयोध्या पहुंच चुका, जहां 2 दिन कैंप करके पटना को निकल पड़े। 14 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पटना में इस नौका यात्रा की समाप्ति होगी। दल को रवाना करने से पूर्व सरयू तट पर संपन्न हुए कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने दहेज और पर्यावरण जैसी सामाजिक समस्याओं पर आधारित एकांकी प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि DIG श्रवण कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ हैं और लोगों के लिए भी हैं। आपको बता दें कि इस यात्रा को सशस्त्र सीमा बल के DIG श्रवण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर पटना के लिए रवाना किया। रेल राज्य मंत्री अभिरंजन चौधरी शनिवार देर शाम हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने उपासना एक्सप्रेस में पेंटी कार सेवा का शुभारंभ किया। सरकार का पहला कदम है उत्तराखंड में रेल सेवाओं का विस्तार करना, यह कहना है रेल राज्य मंत्री अभिरंजन चौधरी का। शनिवार की देर रात हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर भारत सरकार राज्य मंत्री अभिरंजन चौधरी ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उपासना एक्सप्रेस में पेंटी कार सेवा का शुभारंभ किया। यही नहीं, उन्होंने इस सेवा को शुरू करने के बाद उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि यदि राज्य में आपदा नहीं आती तो अब तक ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल सेवा का काम शुरू हो जाता, लेकिन आपदा के चलते अभी वहाँ सर्वे तक नहीं हो पाया है।
हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रेल लाइन बिछाने के लिए होने वाला सर्वे मुनिगिरेती तक पूरा हो चुका है और जल्द ही ऋषिकेश से मुनिगिरेती तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे फार्मासिस्ट के आंदोलन का असर अब इमरजेंसी सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। फार्मासिस्ट ने पूर्णतः कार्य बहिष्कार कर दिया है, जिसका असर अब आम लोगों पर पड़ने जा रहा है। किसी भी राज्य के लिए वहाँ का स्वास्थ्य महकमा काफी अहम रोल अदा करता है, लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में आए दिन हड़ताल होने के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन हड़तालों से न लोगों को पैथोलॉजी की जांचें ही हो पा रही है और न ही दवाई उपलब्ध हो पा रही है, जिसको लेकर